नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों से, जहां आपको बता दें खबर आ रही है बहुचर्चित कुशाग्र कनोडिया अपहरण और हत्याकांड मामले में कोर्ट ने पुनः सुनवाई की है। जी हां, आपको बता दें जिसमें चाचा सुमित कनोडिया की मुख्य परीक्षा जारी रही है। साथ ही सुमित ने कोर्ट को बताया है कि घटना वाले दिन जब वो अन्य परिजनों के साथ आरोपी प्रभात के घर पहुंचे थे तब वहां उनके साथ रचिता और शिवा भी मौजूद थे। जी आपको बता दें सुमित के अनुसार इन तीनों ने ही आगे आकर कमरे की भंडरिया से कुशाग्र का शव बरामद किया था, जिन्हें उन्होंने मौके पर पहचान भी लिया था। आपको बता दें आरोपी शिवा के अधिवक्ता द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने स्पष्ट और सटीक उत्तर दिए हैं। इस दौरान कोर्ट में पेश की गई 25 सीसीटीवी फुटेज में से कई तस्वीरों में शिवा को पत्र फेंकते और प्रभात के घर जाते हुए भी देखा गया है, जिन्हें सुमित ने कोर्ट में पहचान लिया है। बता दें एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया है कि तीनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर थाने का चर्चित कुशाग्र हत्याकांड जो एडीजे 11 सुभाष सिंह साहब की कोर्ट में चल रहा है, आज न्यायालय में कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया की गवाही हुई। मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए सुमित कनोडिया ने न्यायालय को बताया कि घटना वाली रात मैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रभात के घर गया था। प्रभात, शिवा व रचिता अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर मौजूद थी और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में अपनी फोटो देख करके हम लोगों ने उसको तस्दीक किया था। रायपुर थाने खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की विधवा महिला बबीता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपने दिव्यांग बेटे अर्नब गोस्वामी की स्कूल की फीस माफ करने और खुद के लिए सरकारी नौकरी की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री ने बबीता की बात को गंभीरता से लेते हुए हापुड़ के जिलाधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें बबीता की शादी 2016 में बुलंदशहर निवासी हिमांशु गोस्वामी से हुई थी, लेकिन पति की किडनी की बीमारी से मौत के बाद वो अपने पैतृक गांव बाबूगढ़ लौट गई। बता दें आपको उनके 6 वर्षीय बेटे अर्नब को दिव्यांगता है और आर्थिक तंगी के चलते वो स्कूल फीस जमा कराने में असमर्थ हैं। बबीता की ये अपील अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है और उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपनी स्थिति साझा की है। बता दें जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने भरोसा दिलाया है कि प्रशासन शीघ्र ही मामले का समाधान करेगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। देखिए, बबीता नाम की महिला हैं, उचेसर चौक स्थित शाहपुर जटगांव की रहने वाली हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री के जन चौपाल में पहुंची थी और उनका ये कहना था कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनका एक पुत्र जो कि कक्षा 2 में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई को आगे जारी रखने में बाधा हो रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से स्पष्ट निर्देश थे कि बच्चे की पढ़ाई निर्बाध जारी रखी जाए। इसी क्रम में आज बबीता जी अपने पुत्र के साथ कार्यालय आई थी और बच्चे की पढ़ाई सतत जारी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए बच्चे की क्लास 10वीं तक की फीस हम एडवांस में स्कूल को पे कर रहे हैं। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जनपद में एक युवती द्वारा इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। बता दें दिल्ली निवासी शाजिया ने गाजियाबाद निवासी अरुण से विवाह कर लिया है। दोनों ने खुर्जा स्थित आर्य समाज मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और विवाह संपन्न किया है। शाजिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को सिर उठाकर जीने की इजाजत नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को अपनाने के बाद उसे असली आजादी का एहसास हुआ है। इस अवसर पर हिंदू विश्व परिषद के प्रांत प्रवर्तन प्रमुख सुनील सोलंकी भी मौजूद रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया है। साथ ही नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के साथ ही उनके भविष्य की मंगल कामना की है। साथ ही आपको बताते आशीर्वाद देते हुए सनातन धर्म सभी को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, ऐसा कहा भी गया है। वहीं विवाह के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे 34 पर एक दर्दनाक
हादसे में ढाबा संचालक और एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। ये हादसा नायरा फिलिंग सेंटर के पास स्थित शिवम ढाबे पर हुआ है। साथ ही आपको बता दें, मृतकों की पहचान संचालक सुमित और कर्मचारी हरीश के रूप में हुई है। दोनों ढाबे के आगे लगे ट्रांसफर में दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गए। वहीं सूचना पर एसपी देहात समेत भारी पुलिस बल भी विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही बता दें आपको, विद्युत विभाग के एसडीओ के अनुसार ढाबे पर 2.26 लाख रुपए बकाया था, जिसके चलते एक सप्ताह पहले कनेक्शन काट दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि बिजली चोरी के प्रयास के दौरान ये हादसा हुआ है। घटना के बाद ढाबे पर काम कर रहे अन्य कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। हफ्ते भर क्या हादसा हुआ है यहाँ पर और कितने लोगों की हताहत? हफ्ते भर पहले इनका बकाये पे कनेक्शन कटा था। 2,26,000 रुपए का इनकी बकाये थे। तो बकाये पे कनेक्शन होने के कारण इनके यहाँ सप्लाई नहीं आ रही होगी, तो इन्होंने 11,000 पे डायरेक्ट तार डालकर चोरी करने के प्रयास किया है, जिसके कारण 2 लोगों के हादसा में मौत हुई है। हादसे का समय पता चल रहा था कितनी देर पहले? हादसे के समय 8, 8:30 के आसपास। ये लाइन कौन सी जा रही थी? ये हमारे 4 नंबर बिजली घर की। ये थाना खुर्जा नगर क्षेत्र स्थित शिवम ढाबा है, जहां काम करने वाले एक व्यक्ति और होटल के स्वामी हैं सुमित चौधरी। इनके बारे में एक सूचना थाना खुर्जा नगर को प्राप्त हुई कि इनके होटल के सामने हाई टेंशन लाइन के तार से ये चिपके हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी खुर्जा, क्षेत्राधिकारी खुर्जा देहात, थाना प्रभारी एवं फील्ड यूनिट्स व अन्य फोर्स के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया। और इसी बीच खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, जिले के पीपरी थाना क्षेत्र स्थित शराब के ठेके के बाहर मामूली कहासुनी के बाद राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें, पुलिस के मुताबिक मृतक राजू सिंह जब अपनी बाइक ठेके के पास खड़ी कर रहे थे, तभी पहले से मौजूद रूपेश सिंह ने सीने में सटा कर गोली मार दी। जी आपको बता दें, घटना की सूचना पर मौके पर एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया है, माफी चाहेंगे, एएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि घायल को तत्काल स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेजा गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पहले से रंजिश चल रही थी और प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में पूर्व से एक मुकदमा दर्ज है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की रही है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। कौशाम्बी से बेगम रिजवी की रिपोर्ट। आज शाम थानाध्यक्ष पिपरी को सूचना मिली लगभग 5:30 बजे कि मखदूमपुर में एक शराब के ठेके के पास गोली चल गई है, जिस पर थाने की पुलिस बल तत्काल पहुंची है। जो घायल व्यक्ति हैं राजू नाम के, वो गांजा जो है एयरपोर्ट थाना में पड़ता है प्रयागराज जनपद में, तो उसको तत्काल SRN हॉस्पिटल लेके पुलिस बल गया, जहां पर उनकी डेथ हो गई। मारने वाले का नाम जो अभी प्रथम दृष्टया आ रहा है, वो भी गांजा गांव का ही एयरपोर्ट थाना जनपद प्रयागराज का रहने वाला है और अभी परिवारजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। आज शाम थानाध्यक्ष पिपरी को सूचना मिली। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जिले के परशुराम थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स द्वारा अस्पताल स्टाफ से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात डार्क रूम सहायक को बिना कारण गाली गलौज करते हुए जमकर लात घूंसे मारे हैं। घटना उस वक्त हुई जब डॉक्टर बिना किसी स्पष्ट कारण के सहायक के पास पहुंचे और अपशब्द कहने लगे। विरोध करने पर डॉक्टर ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसे बुरी तरीके से पीटा है। बता दें, मौके पर मौजूद अन्य स्टाफ ने बीच बचाव कर सहायक की जान बचाई है। डार्क रूम सहायक ने घटना की लिखित शिकायत सीएमओ और स्थानीय थाने में दी है, जिसमें डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, अस्पताल में डॉक्टर्स की इस गुंडागर्दी से स्वास्थ्य कर्मियों में भय और नाराजगी का माहौल है। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में हमारे, जहां आपको बता दें, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इस क्रम में थाना गुलावटी कोताली और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईसपुर पुलिया साथ ही बराल सनौट रोड और लुटेरों से मुठभेड़ की है। बता दें, दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग में पुलिस
बाल बाल बच गई, जबकि एक शातिर लुटेरा वकील अलवी घायल हो गया है और उसका साथी आमिर गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल वकील अलवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच दोनों आरोपी 6 जुलाई को तेवतिया कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रांसफार्मर का तार, एक बाइक, एक तमंचा और एक चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि वकील अलवी के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आमिर पर 2 मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा और आगे की पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 25/26 की रात्रि को थाना गुलावटी पुलिस तथा स्वाट टीम बुलंदशहर द्वारा बराल चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक सनौटा नहर की तरफ भागने लगी। पुलिस ने उसका पीछा किया तथा सनौटा नहर पे जब उन्होंने देखा कि पुलिस की चेकिंग लगी हुई है तो उन्होंने अपनी गाड़ी को सनौटा नहर से गेसूपुर वाले रास्ते पे मोड़ दी। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा एक जो दूसरा व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है। जो जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम वकील पुत्र शकील है, जो कि कंकड़ खेड़ा का रहने वाला है, तथा जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम आमिर पुत्र इस्लाम है, ये भी कंकड़ खेड़ा का रहने वाला है। बजरोई क्षेत्र में भारतीय महिला समाज सेवा संस्थान द्वारा हरियाली तीज का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन जयंती प्रसाद शांति देवी वेकेंट हॉल में हुआ है, जिसका शुभारंभ शिव विवाह के साथ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने हरे रंग की साड़ियां पहनकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं, वहीं मल्हार भी गाया है, झूले झूले हैं, सावन गीतों पर नृत्य किया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की है। साथ ही स्वाति वर्षण्य को इस बार तीज क्वीन चुना गया है। जी हाँ, जबकि दिव्या कोयल द्वितीय और सुरभि वर्षण्य तृतीय स्थान पर रही है। मंच का संचालन खुशबू पान वर्षण्य ने किया है, जिसकी मधुर आवाज ने पूरे आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अध्यक्ष ममता वर्षण्य ने महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की घोषणा की। संबल से सोनू वार्षण्य की रिपोर्ट। भारतीय महिला समाज सेवा संस्थान की नगर अध्यक्ष ममता वार्षण्य, और आज हमारे इस संस्था में शिव विवाह दर्शाया गया है। शिव विवाह में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, सगाई, भोले बाबा की बारात और बाद में जयमाला, फेरे और 7 वचन। इस तरीके से आज हमने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती मैया ने बहुत वर्ष कठोर तपस्या की और उन्होंने अपने 108वें जन्म के बाद सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भोले बाबा के अपने वर पक्ष के रूप में उनको पाया है। और भोले बाबा ने भी हरियाली तीज के दिन ही भोले बाबा ने अपनी गोरा मैया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस तरीके से गोरा मैया की खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अमर जवान चौक घंटाघर पर एक भावुक और गरिमामय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, जवान, प्रशासनिक अफसर और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्रिगेडियर मनीष जैन की अगुवाई में पहुंचे सेना के जवानों ने बैंड बाजे और देशभक्ति की धुनों के बीच शहीदों को नमन किया है। जवानों ने कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की और कारगिल युद्ध के शौर्य को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। कन्नौज से संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें जिले के कारगिल शहीद अरविंद के गांव में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर एक भावनात्मक और गर्व से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी आप खबर देख रहे हैं, जहां जिले के कारगिल शहीद अरविंद के गांव में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर एक भावनात्मक और गर्व से भरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस अवसर पर जिले भर के शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। साथ ही एक वीर रस कवि सम्मेलन भी हुआ है, जिसमें माहौल को देशभक्ति से भर दिया। बता दें कार्यक्रम में गौरव चौहान स्वयं
श्रीवास्तव, प्रियंका राय, मोहित शौर्य, अपूर्व विक्रम शाह और सुनहरी लाल जैसे कवियों ने शौर्य और बलिदान की कविताएं सुनाई। कवि अपूर्व विक्रम शाह ने वीर रस की ओजपूर्ण कविताओं के माध्यम से कांग्रेस नेता शशि थरूर, साथ ही पाकिस्तान और सीएम योगी आदित्यनाथ के संबंध में तीखे व्यंग और सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम ने शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए जनमानस में देशभक्ति की भावना को प्रबल कर दिया। अमरोहा से अमन राज की खास रिपोर्ट। आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अपने क्षेत्र, अपने इलाके के उन वीर शहीद रणवाकरों को, जिन्होंने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनके परिजनों का सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा। और ये निर्देश हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा लोकदल को हमें दिया कि हम लोग जो हमारे देश के महापुरुष, जिनका योगदान इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में रहा, हम समय समय पर उन लोगों को याद करने का काम करें। और जब से चौधरी जयंत जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल बनाया है, तब से मैं 21 फरवरी को पहली बार बना। 23 मार्च को हमने बलिदान दिवस शहीद आजम भगत सिंह, सदगुरु सुखदेव का मनाने का काम किया। 14 अप्रैल को इसी जगह पर हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, उनकी जयंती मनाने का काम किया। 29 मई को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और 1 जुलाई को हमने वीर अब्दुल हमीद, जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे, उनको उनकी जयंती मनाने का हम लोगों ने काम किया। तो राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जो सभी समाज, सभी लोगों को लेकर के चलने का काम करता है। चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था अजगर, आज उस पर जैन जी चल रहे हैं। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, रामगंगा नदी के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अधिकारी अनुज सिंह के आदेश पर एसडीएम सदर डॉक्टर राममोहन मीणा की अगुवाई में नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जामा मस्जिद क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। साथ ही आपको बता दें, खबर आ रही है जहां आप देख रहे हैं, क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। रामगंगा नदी के किनारे लंबे समय से अवैध रूप से मकान और ढांचे खड़े कर कब्जा किया जा रहा था। बता दें, जिससे नदी की जल धारा बाधित हो रही थी और बाढ़ के समय खतरा भी बढ़ रहा था। प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अनदेखी के चलते अब बलपूर्वक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई रुकावट न आए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण पर इसी तरीके से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। रसूलपुर नंगला खेम गांव है, जिसमें जामा मस्जिद के सामने एक पार्क है जो सरकारी भूमि पे बना हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में उस पार्क पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, इस तरह की सूचना मिली थी। उसका भौतिक सत्यापन के लिए टीम वहां गई थी, तो वहां देखा गया कि पार्क पर एक समिति ने अपना नाम का बोर्ड लगा करके सरकारी भूमि पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले तो उसको समिति को बोर्ड हटाने के और नगर निगम की भूमि के नाम पर बोर्ड लिखने के लिए निर्देश दिए गए। फिर और क्षेत्र को देखा गया तो वहाँ मालूम हुआ कि रामगंगा नदी पर ही सरकारी जमीन पर अस्थायी रूप से कुछ लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं और अस्थायी अतिक्रमण करके नदी के बिल्कुल तलहटी तक पहुँच गए हैं। जो नदी के नंबर से जो घाटे हैं उनमें भी निर्माण कार्य इस प्रारंभ कर रहे हैं। अभी उसको तत्काल प्रभाव से हटाया गया। बरसात का मौसम है, बाढ़ आने की संभावना है, इसमें जनहानि, पशु हानि और ऐसा होने की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, हरदुआगंज थाना क्षेत्र के कांजरा गांव में गुरुवार शाम एक प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां मार दी हैं। गोलाबारी की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। वहीं बता दें, हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही आपको बता दें, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई, जिसके चलते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ से भुवनेश शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जिले के थाना कारसी क्षेत्र के बरेती गांव में पानी की निकासी के लिए हो रही खुदाई के दौरान 11 पुराने सोने के सिक्के निकलने से गांव में सनसनी फैल गई है। खुदाई मजदूरों की मदद से करी जा रही थी। बता दें तभी मिट्टी के नीचे से ये चमकते हुए सिक्के निकले हैं। शुरुआत में उन्हें तांबे या पीतल का समझा गया, लेकिन उनकी चमक और वजन देखकर लोगों को यकीन हो गया कि ये सोने के सिक्के हैं। घटना की खबर आग की तरह गांव के आसपास के इलाकों में भी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग सिक्के देखने पहुंचे और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे मुगल कालीन बताया है तो कुछ ने ब्रिटिश काल से जोड़कर कयास लगाए हैं। सूचना मिलने पर थाना कारसी पुलिस मौके पर पहुंची और सिक्कों को कब्जे में लेकर खुदाई रुकवा दी गई है। स्थल को सील कर दिया गया है और पुरातत्व विभाग को सूचना भेज दी गई है। पुलिस ने इसे ऐतिहासिक महत्व की घटना मानते हुए आगे जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ से भुवनेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है मिर्जापुर से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जनपद की सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर विंध्य का 5वां स्थापना उत्सव भव्य रूप से मनाया गया है। ये संस्था बीते 5 वर्षों से गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों की सहायता में जुटी हुई है। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, स्कूल आने जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराना या फिर जीवनदायिनी रक्तदान के आयोजन हो, संस्था हर वर्ष नए पदाधिकारी को जिम्मेदारी भी सौंपती है। इस वर्ष रचना गुप्ता को संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको बता दें उन्हें शुभकामनाएं देते हुए संस्था के सभी सदस्यों ने उम्मीद जताई है उनसे कि वो समाज के लिए बेहतर काम करेंगी और साथ ही समाज और लोगों को जोड़ेंगी और सेवा कार्यों में और अधिक विस्तार देंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रचना गुप्ता कोषाधिकारी मिर्जापुर रही है, जिन्होंने संस्था की सराहना की है और हर संभव सहयोग देने का वादा भी किया है। बता दें कार्यक्रम में कुछ नए सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की और संस्था की गतिविधियों से जुड़ने का संकल्प लिया। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय आपको दिखा रहे हैं कि जनपद मिर्जापुर में जो सामाजिक संस्था है और इस सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर विंध्य, जिसका की इंस्टॉलेशन सेरेमनी आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। और उसके अलावा भी जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे जो पहले की कार्यकारिणी थी वो कार्यकारिणी आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आइए हम बात करते हैं कि आज ये क्या कार्यक्रम था और ये संस्था किस तरीके से समाज में गरीब और निर्धन बच्चों की मदद करती है। जी सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। आज जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें आपको कौन सा पद मिला है? मैं यहाँ पे अध्यक्षा के पद पर आई हूँ और हमारे साथ हमारी सचिव निधि रचना गुप्ता, यहाँ पे हमारी टीम का गठन हुआ है। सचिव निधि श्रीवास्तव जी, ट्रेजरर हमारी जसविंदर कौर जी, ISO कुसुम गुप्ता जी और हमारी सीसी है डॉक्टर नेहा दुबे। ये संस्था क्या क्या कार्य करती है? ये संस्था हमारी कार्यरत रहती है। यहाँ पे समाज सेवा के काम किए जाते हैं, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को पूरा किया जाता है। आज आपको नया अध्यक्ष बनाया गया है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। आपका क्या विजन है, क्या टारगेट है अपने कार्यकाल की? टारगेट तो यही है कि जितनी ज्यादा हम लोगों की मदद कर सके और जितने लोगों को अपने क्लब से हम लाभान्वित कर सकें। तो लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि आपके क्लब में मोस्टली ये है कि समाज की उन महिलाएं जो मेंबर हैं या फिर पदाधिकारी है, क्या इसमें कुछ ऐसा होता स्लम एरिया जैसे गरीब झुग्गी झोपड़ी के ही महिलाएं भी इस क्या मेंबर हैं? नहीं, उसकी मेंबर्स नहीं है, उनकी हम लोग हेल्प करते हैं जाकर के। हेल्प करती हैं। तो और किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि बच्चों के बारे में, जैसे लड़के हो गए लड़कियां हो गई, उनके और किस किस क्षेत्र में उनकी मदद करने के लिए आप लोगों ने सोचा? अभी स्कूल के बारे में भी हमने सोचा है, वहाँ पे जो उनकी जरूरतें हैं हमने उसको पूरा करने की बात सोची है और उन लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ से क्लब से सेवाएं भी देने की कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अभी जो नई प्रॉब्लम आई है आजकल इंटरनेट के युग में, जो बच्चे हैं टीनेजर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, क्योंकि वो घर से तो दबाव में है संस्कारों के और उधर
उधर इंटरनेट से पूरी दुनिया उनके लिए खुल गई है। तो क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है? हमारा इस बार बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा चलाएं जिससे ये जो युवा भटक रहा है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उनको हम एक नई राह दिखा सके, तभी एक अच्छा भारत का निर्माण हम कर सकेंगे। हमारे क्लब का ये उद्देश्य है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर विंद, इसका जो मेन उद्देश्य है समाज में गरीब और निर्धन, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या तो समाज में जो बच्चों के अंदर जो अलग अलग तरीके से आज सोशल मीडिया की तरह ढेर सारी जो बैड हैबिट डेवलप हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना और तमाम तरीके से समाज में जितनी भी मदद हो सके उस मदद के लिए संस्था ने अपना आगे कदम बढ़ाया है। खबर देख रहे हैं जहां बता दें ग्रामीण अंचले पत्रकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की, जबकि संचालन पत्रकार परवेज खान ने किया है। अनिल चौधरी ने मेरठ में एक पत्रकार कार्यालय पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये हमला पूरे पत्रकार जगत पर हमला हुआ है और दोषियों को कानूनी तौर पर सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए पत्रकारों को सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा दोनों मिलनी जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले महीने संगठन ने पत्रकारों के लिए 5 लाख का बीमा कराया था और अब स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलकर निःशुल्क इलाज की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। मैं अपने दिल्ली कार्यक्रम से यहाँ से निकल रहा था। रामपुर में मेरे बहुत से सम्मानित साथी हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैं उनके आग्रह पर आज रामपुर में रुका था, क्योंकि संगठन की यूनिट यहाँ ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन की यूनिट भी मुझे खड़ी करनी है। और आज मैंने अपने छोटे भाई सावेद खान को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है रामपुर की, और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं एक मजबूत टीम खड़ी करके रामपुर में पत्रकारों को दूंगा। हमारी जो एसोसिएशन है वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार और जो शहरी क्षेत्र के पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रयत्न करती रहती है। मैं अपने दिल्ली कार्यक्रम से यहाँ से जिले के जेथरा थाना क्षेत्र में धुमरी टिकातर रोड पर तेज बारिश और आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। मूसलाधार बारिश में एक पेड़ टूटकर बाइक पर गिर गया, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें हादसे में 40 वर्षीय अनुज की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। पेड़ गिरने से मार्ग पर लंबा जाम हो गया है, जिसे हटाने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन प्रयासरत है। साथ ही अचानक हुई इस दुर्घटना से क्षेत्र में शोक और दहशत का भी माहौल देखा गया। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें गौड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पडरी में आरटीआई लगाना एक युवक को भारी पड़ गया। पीड़ित युवक ने पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत और आरटीआई दाखिल की थी, जिससे नाराज दबंग प्रधान और उसके समर्थकों ने दौड़ा-दौड़ाकर उसकी पिटाई कर दी, ऐसा पीड़ित का आरोप है। बता दें खबर जहां घटना के बाद घायल युवक ने 112 पीआरबी को कॉल कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया है। अगले दिन पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित का आरोप है कि थानाध्यक्ष प्रधान पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि गांव का रोजगार सेवक अपने नाम से फर्जी जीएसटी फॉर्म चला रहा है, सरकार को लाखों रुपए का चूना भी लगा चुका है और फर्जी मार्कशीट से पिछले 4 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन ब्लॉक कार्यालय नहीं गया। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। क्या मामला है आपका? मामला यही है हमारा कि प्रधान और रोजगार सेवक का हमने आरटीआई लगाया था। भ्रष्टाचार हमारे ग्राम सभा में कर रहे थे और जब आरटीआई हमने लगाने के बाद में जब उसके बाद उनके प्रधान हमारे यहाँ के प्रतिनिधि उनकी औरत जो है प्रधान है और प्रधान के हस्बैंड मतलब वो राजू प्रधान उनके पति हैं। तो ये उनका आरटीआई लगाने के बाद में वो अपने आदमियों को लहा के कि कागज़ उठा लो, नहीं जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे तुमको दोनों प्राणी को। आज के बाद में जो नहीं तुम कागज़ उठा लीजिए।
और रोजगार सेवक के खिलाफ हमने मार्कशीट का आख्या का जांच लगवाया था, आरटीआई लिए थे। वो दोनों व्यक्ति बहुत सबल हैं और इस प्रकार से डरवा धमका के हमको आरटीआई उठवाने के लिए अपने आदमियों से उठवाने के लिए मारपीट करवाएं और पूरा जान से मार देने की धमकी दिए। मरा जान के छोड़े, बेहोशी की हालत में हम थे। एम्बुलेंस आया, हमको लेकर गया, थाने पर गए तो थाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक यही कह रहे हैं कि कागज उठा लो, नहीं तो तुमको जान से। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बताते कटघर कोतवाली क्षेत्र स्थित गुलाबबाड़ी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपने ही दो जिगरी दोस्तों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जी हाँ, अजीब गरीब खबर जहां आपको बता जानकारी के अनुसार सारिक अपने दो दोस्तों जुनैद और शाहनवाज के साथ रोज की तरह शराब पी रहा था। अचानक किसी बात पर तीनों की कहासुनी हो गई जो मारपीट में तब्दील हो गई। बता दें तभी सारिक ने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों घायल दोस्त खून से लथपथ होकर सड़क पर तड़पते रहे लेकिन किसी ने भी उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन तब तक जुनैद की मौत हो चुकी थी और इलाज के दौरान शाहनवाज ने भी दम तोड़ दिया। जी आपको बता दें शाहनवाज ने भी दम तोड़ दिया जिसके बाद मृतक जुनैद के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने फरार आरोपी सारिक की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, थाना गल शहीद के असलतपुरा मोहल्ले के रहने वाले 3 साथी, जिसमें एक का नाम शाहनवाज, दूसरे का नाम जुनैद और तीसरे का नाम शारिक है। ये तीनों कल रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में गए और वहाँ गुलाबबाड़ी में जाकर ये शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही इन लोगों में आपस में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और उसके बाद शारिक ने चाकू से जुनैद और शाहनवाज पे हमला किया, जिसमें उसके बाद वहाँ हमला करके और बुरी तरह से इंजर करके वहाँ से भाग गया। इसमें जो शाहनवाज थी उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जुनैद को हम लोगों ने तत्काल वहाँ से सूचना पे जब पुलिस पहुँची उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। उसको जिला अस्पताल से फिर रेफ़र किया गया किसी उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए, लेकिन वहाँ पे आज उसकी डेथ हो गई दौरान इलाज। देखिए, थाना गल शहीद और खबर आ रही है आपको बता दें जिले के थाना पिलवा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो और कैंटर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसा गांव पूठिया के पास हाईवे पर हुआ है। जी आपको बता दें पूठिया की खबर बताई जा रही है जहां पर जिसमें ऑटो में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ऑटो एटा की तरफ आ रहा था, तभी सामने से आ रहे कैंटर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त बताई जा रही है कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और सवारियों को चोटें भी आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायलों में 5 महिलाएं शामिल हैं और सभी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें एटा में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद लेने के लिए प्रति बोरी 275 रुपए का जबरन सामान थमाया जा रहा है। जी आपको बता दें सामान थमाया जा रहा है। ये वसूली शहर के वली मोहम्मद चौराहे स्थित सरकारी उपभोक्ता भंडार की दुकान में कैमरे में कैद हो गई है, जहां किसानों का आरोप है कि यदि वे लगेज लेने से इनकार करते हैं तो विक्रेता उन्हें खाद देने से भी मना कर देते हैं। इससे गरीब किसान मुश्किल में है और डीएपी खाद की एक बोरी लेने के लिए भी उधार या कर्ज लेना पड़ रहा है। बता दें उससे सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिला प्रशासन की सख्त हिदायतों के बावजूद सरकारी और प्राइवेट खाद विक्रेता अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे इस खबर की जानकारी डीएम एटा को हुई, उन्होंने तत्काल जांच टीम मौके पर भेजी। साथ ही डीएम ने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए गए खाद विक्रेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।